हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक रोज का जिक्र है। एक शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीज़ें भी उसके साथ थी। मलिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीज़ों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज उसके साथ मलिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ गई। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के नजदीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह के समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जुबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परिस्तान से आया होगा, हो सकता है वो कल भी आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन कुछ न खाया और कुछ न पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मलका के गले लगकर रोने लगी। मलका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बुलाने की कोशिश की, मगर उस अजीब व गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उसने खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलका बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर इन चंद दिनों में निहायत ही कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परिस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात उसने मलका को बताई तो वो बोली, अगर आप सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें, जो भी परिस्तान से इस अजीब व गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलका की यह तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने ये ऐलान करवाया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी खतरनाक था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे और जंगल थे। जंगलों में खूनख्वार दरिंदे भी रहते थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ सकते, बाज दरिया को अबूर न कर सकते। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गर्द ये है कि कोई भी परिस्तान से इस परिंदे को ना लेकर आ सका। एक दिन दो नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से परिस्तान जाने की इजाजत तलब की ताकि वहां से इस परिंदे को ढूंढ कर ला सकें। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी कि वो इस परिंदे को लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुलसनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इस पर खतरे सफर पर रवाना हो गए। उनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हार का बेटा था। दूसरे का नाम सलीम था
उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजर का बेटा था, इसलिए उसमें बहुत गुरूर था। उसने शेरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाकर शहर में भेजो। तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गए हो? शेरयार ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो मेरा अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलका बहुत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। उन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो परिंदा जल्द से जल्द बादशाह सलामत के हवाले कर दूं, ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फिक्र दूर हो। वो बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शोहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रोकने का इशारा किया। वो बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है, सलीम ने निहायत ही गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दुआएं देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतर आया, बूढ़े को जमीन से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा कराता हुआ खड़ा हो गया। बुरा हो उस बदबख्त का, मुझे पहले पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। उसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक चुके हैं। भूख से बुरा हाल है। घर पहुंचे तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शेरयार ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दिया। ये खाना उसकी माँ ने उसके साथ कर दिया था ताकि सफर के दौरान उसे भूख लगे तो उसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शेरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी उसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते एक गांव में पहुंच गए। उसी गांव में इन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े इसरार से शेरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक उनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफर यूं भी मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने उसकी बात मान ली। अब नौजवान, तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में परिस्तान जा रहा है ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुलसनोबर के हवाले कर दे। उसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, परिस्तान में ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात बहुत हैं और उसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो 1 घंटे में वहां पहुंच सकता है। उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने उसे परिस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े शख्स ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर एक थैले में रखकर उसे दिए और बोला, परिस्तान के परिंदे अमरूद के बहुत शौकीन होते हैं। ये फल परिस्तान में नहीं होता, इसीलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो, मुझे यकीन है कि उनकी खुशबू वहां के परिंदों को
तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर देगी। हो सकता है उनमें कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ में हरी हरी घास थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नजर आ जाते थे। उस रास्ते पर सफर करते हुए वो बहुत जल्द परिस्तान पहुंच गया। वो परिस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। हसीनो जमील परियां खूबसूरत और रंग बिरंगे लिबास पहने इधर से उधर उड़ती फिर रही थी। परिजात बाजारों में घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परिजादों का जमगड्ढा देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहां दो देवियों की कुश्ती हो रही है और ये सब उन देवियों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। उनका भी दिल चाहा कि देवियों की कुश्ती देखे, मगर उसने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और बोलते परिंदे की तलाश में चल पड़ा। उसकी नजरें दरख्तों पर लगी हुई थी ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते एक बाग में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत ही खूबसूरत परिंदे फिजा में उड़ रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाजों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी जुबानों में बातें कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद की काशें अपने सामने एक कपड़ा बिछाकर रख दी। अमरूद की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वो वहां आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से उन्हें खाने लगे। और भाई परिंदों, क्या हाल है? उसने कहा, मगर किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि उन परिंदों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काशें खत्म हो गई। वो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। अचानक एक सुनहरे पैरों वाला परिंदा फिजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस, मुझे आने में देर हो गई है। सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। शहरयार ने उस सुनहरी परिंदे को इंसानी जुबान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक बड़ा सा पीला, नरम और गिदरेला अमरूद निकालकर उस परिंदे के सामने रख दिया और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फिदकता हुआ उसके पास आकर बैठ गया और मजे से उसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहां रहना बहुत अच्छा लगता है। वहां अमरूदों के बहुत से बाग हैं। मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मुझे पिंजरे में तो कैद नहीं करोगे। मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत से दूर सफर तय करके आया हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद करके हलकान हो गई है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर उसी शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहां महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करेगी। मैं कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका हूँ। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था। वो इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई। वो एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखूबी उसके पास रहने के लिए तैयार हूँ, परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर उसके घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि उसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। उसकी हालत इंतहाई खराब थी। उसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बहुत से बोसीदा हो गए थे। उसका घोड़ा भी निहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम ने उस खतरनाक रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। सलीम ने भी उसे देख लिया था। वो उसके करीब आया। दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैं इनाम की लालच में इस सफर पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में
बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शेरयार ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके गांव पहुंचा दिया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? सलीम ने बड़ी इश्तियाक से पूछा। शेरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चिल्लाकर कहा, शेरयार जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शेरयार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने उसे जाता देखकर बोला, अगर मैं इन मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे 2 परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाया कर दिया। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। ये कहकर वो भी चला गया। शेरयार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुल सनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द उससे मानूस हो गया था। शहजादी जहां भी जाती वो उसके पीछे पीछे होता। शेरयार के कहने पर शहजादी गुल सनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुल सनोबर को देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शेरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शेरयार को घर नहीं जाने दिया और उसे शाही मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया। अगले रोज हस्बे वादा बादशाह ने शेरयार को बहुत सारी अशरफियां इनाम में दी। शेरयार ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुल सनोबर अपने सुनहरे परिंदे के साथ उसे खुदा हाफिज कहने आई। शेरयार महल से निकला तो उसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा उस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो उनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और उसकी बीवी उसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सका था। ऐसे में शेरयार की उस रोज की दी हुई रकम उनके बहुत काम आई थी। शेरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शेरयार ने अपनी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाई। फिर उसने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशरफियां बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे वो परिंदा कभी नहीं मिलता। इतनी बहुत सी अशरफियां पाकर वो दोनों खुश हो गए और शेरयार को दुआएं देने लगे। उसके बाद शेरयार अपने घर आया। उसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम उनके हवाले किया। उसके माँ बाप तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो इस बात पर भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने अपने मोहसिन को फरामोश नहीं किया था और इनाम का आधा हिस्सा उसे भी दिया था। इनाम में मिली हुई अशरफियों से शेरयार ने अपना कारोबार कर लिया। उसके बाप ने भी जंगल से लकड़ियां काटकर फरोख्त करना छोड़ दी और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में उनका कारोबार खूब चमक उठा। यूं एक लकड़हारे का बेटा कमजोर इंसानों से मोहब्बत और उनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा।